हेलो दोस्तों, नमस्कार। मध्य प्रदेश स्टेट और सीटेट की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में मैं पर्यावरण के वो टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ आप लोगों के लिए जो पिछली सीटेट परीक्षाओं में तथा स्टेट टेट परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो आइए वीडियो के साथ में बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है। देखो दोस्तों, पौधों में जल का अधिग्रहण जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, पेलिसैड के द्वारा और कैम्बियम के द्वारा। तो दोस्तों, जो पौधों में जल का अधिग्रहण होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, थ्योरी देख लीजिए आप। पौधों में जल का अवशोषण तथा संचरण किसके द्वारा होता है, जाइलम। और जाइलम क्या है, एक ऊतक है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए आप। निम्न में से कौन द्विबीजपत्री पौधा है। देखो, द्विबीजपत्री का मतलब क्या होता है दोस्तों। देखो, जैसे ये बीज है और इसके दो पार्ट हो जाते हैं। जैसे आपने देखा हो सोयाबीन है, सरसों है। ठीक है, ये द्विबीजपत्री पौधे होते हैं। जैसे मूंग है, उड़द है। ठीक है, तो इनमें से द्विबीजपत्री पौधा कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर एक है बांस, केला, सरसों और गन्ना। देखो, बांस में तो बीज होता ही नहीं है। केले का बीज कैसे बनाओगे भैया आप। गन्ना तो ये भी बिल्कुल नहीं है। तो सरसों इसमें से ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो द्विबीजपत्री पौधे वो होते हैं, ठीक है, जिनमें दो पत्तियां निकलती है। ठीक है, जैसे पौधा उगा यहाँ से और उसके उगने के बाद में इस तरह से दो पत्तियां निकल जाती है। ठीक है, वो होता है द्विबीजपत्री पौधा। ठीक है, और इसमें कौन कौन से आते हैं, सरसों है, अरहर है, मटर है, चना है, सोयाबीन है। ठीक है, ये द्विबीजपत्री पौधे के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए आप। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो दोस्तों देखो, CO2, N2O, CS4 और CO। ठीक है, तो दोस्तों ग्रीन हाउस गैस नहीं है। देखो, ये कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो देखो दोस्तों, CO2 तो बिल्कुल है, N2O ये भी है और CS4 ये भी है। देखो, N2O क्या होती है, N2 होती है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, और CO2 क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और CS4 होती है मीथेन। ठीक है, तो ये तीनों तो बिल्कुल है ही सही। और CO2 है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यही ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए आप। थ्योरी में भी यही है जो मैंने बोला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है। तो दोस्तों देखो, दूषित जल पीने से, देखो टिटनेस तो किसी चीज़ की अगर अपने चोट लग जाती है तो उससे फैलता है। एड्स आपको पता ही है, गलत यौन संबंध बनाने से, बार बार किसी के साथ में यौन संबंध बनाते हैं अपन और बिना अपन सिक्योरिटी के। ठीक है, तो उससे वो फैलता है। और एनीमिया, तो एनीमिया ये खून की कमी से होता है। ठीक है, और टाइफाइड है वो दूषित जल के सेवन से होता है। ठीक है, तो फोर्थ नंबर का बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, थ्योरी देख लीजिए आप। टाइफाइड रोग दूषित जल पीने से फैलता है। इससे क्या हो जाता है, आंत्र ज्वर होता है, जिसे आंत का बुखार भी कहा जाता है। यह रोग साल्मोनेला टाइफोसा, ये बात बिल्कुल ध्यान रखिए आप दोस्तों, इसको तो आप रट लेना आप। ठीक है, तो आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि टाइफाइड रोग कौन से जीवाणु की वजह से फैलता है। तो साल्मोनेला टाइफोसा। ठीक है, 2-3 बार बोल लीजिए आप, साल्मोनेला टाइफोसा, साल्मोनेला टाइफोसा। ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है, ये दूषित जल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए आप। निम्नलिखित में से कौन सा आम पकाने में प्रयोग होता है। ठीक है, तो आम पकाने में देखो, कैल्शियम कार्बोनेट तो ये तो बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भी नहीं होता है। कैल्शियम कार्बाइड यही होता है दोस्तों। ठीक है, और कैल्शियम क्लोराइड ये भी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आम पकाने, और आम की ही बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई सा भी फल हो, चाहे केला हो या कोई सा भी फल हो, उसको पकाने की बात है तो कैल्शियम कार्बाइड के माध्यम से ही उसको पकाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए आप। थ्योरी देख लीजिए आप। कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है, आम या अन्य फसलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड यानी कि CaC2 नामक रसायन का प्रयोग किया जाता है। इस रसायन में क्या होता है, एसिटिलीन गैस होती है। ठीक है, एसिटिलीन गैस का उत्सर्जन होता है जो फलों को पकाने में क्या होती है, सहायक होती है। ठीक है, तो आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बाइड रसायन में कौन सी गैस होती है, तो एसिटिलीन गैस होती है। ठीक है,
6 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिक तंत्र है। देखो सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है। देखो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, टुंड्रा वन, सवाना वन और मरुस्थल वन। तो दोस्तों देखो उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन है, ठीक है, देखो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं, एक मिनट आप समझ लीजिए। देखो ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, इस पृथ्वी पर विषुवत रेखा है ये, ठीक है, ये विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है, और ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। आई बात समझ में। तो ये जो विषुवत रेखा है, ठीक है, विषुवत रेखा के ऊपर का और विषुवत रेखा के नीचे का जो आप ये एरिया देख रहे हैं, ठीक है, कर्क और मकर रेखा से पहले और विषुवत रेखा से जुड़ा हुआ ये क्षेत्र जो है वो कहलाता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का क्षेत्र, ठीक है। और इस क्षेत्र में वन अत्यधिक वर्षा होती है, वर्षा भी अच्छी होती है, तापमान भी अच्छा होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें क्या होती है, सूर्य की किरणें भी इसी क्षेत्र में ज़्यादा पड़ती हैं, क्योंकि आपको पता है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में तो सूर्य की किरणें अधिक पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए इस क्षेत्र में क्या होता है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, ठीक है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, इस क्षेत्र में जो पारिस्थितिक तंत्र है, ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र, तो पारिस्थितिक तंत्र का वातावरण अच्छा बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए पारिस्थितिक तंत्र का इसमें प्रश्न पूछा यही गया है कि सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, तो उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन है वो सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए आप, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। तो दोस्तों देखो अम्लीय वर्षा क्या होती है, देखो अम्लीय वर्षा जिसको आप कहते हैं एसिड रेन, ठीक है, क्या कहते हैं आप, एसिड रेन, ठीक है, तेजाबीय वर्षा, इसको ऐसे भी कह सकते हैं तेजाबीय वर्षा, ठीक है। तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक क्या है, देखो SO2, H2O, बी नंबर का ऑप्शन H2S और HCl और N2, ठीक है। तो अम्लीय वर्षा का जो मुख्य कारक है दोस्तों, ए नंबर का ऑप्शन है SO2, ठीक है, SO2 अम्लीय वर्षा का कारक है। और देखो अम्लीय वर्षा का कारक है और इसकी थ्योरी अपन पढ़ते हैं, तो देखो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है, SO2 गैस है, ठीक है, जो उद्योगों तथा वाहनों से उत्सर्जित होती है। कहाँ से उत्सर्जित होती है, उद्योगों तथा वाहनों से। देखो उद्योगों में बड़ी बड़ी चिमनियों से धुआं निकलता है, बहुत जहरीला धुआं निकलता है उससे, इसके अलावा ट्रैफिक चलते हैं जितने भी, उनसे उत्सर्जित होती है। तथा ये क्या करती है कि ये वायुमंडल में चली जाती है, ठीक है, जैसे वायुमंडल में चली गई है, ठीक है, और वायुमंडल में जाकर ये क्या करती है, जैसे ऊपर से बरसात होती है, ठीक है, तो बरसात होने के बाद में ये वर्षा की बूंदों के साथ में मिलकर क्या करती है, एसिड रेन बनाती है, ठीक है। और एसिड रेन क्या करती है, फसलों तथा इमारतों को क्या करती है, क्षति पहुंचाती है, ठीक है, और स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव भी पड़ता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए आप, बीटी कपास है एक संकर पौधा, एक ट्रांसजेनिक पौधा, एक प्राकृतिक पौधा और एक औषधि पौधा। तो दोस्तों तो जो बीटी कपास है, ठीक है, बीटी कपास, तो ये क्या है, एक ट्रांसजेनिक पौधा है, ठीक है। थ्योरी देख लीजिए आप इसकी, बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा है, ठीक है। इस कपास के पौधे में बेसिलस थ्यूरिजिनसिस, ठीक है, ये आप याद रखना, जीवाणु की उपस्थिति होती है, ठीक है। कौन से जीवाणु की उपस्थिति, यानी कि आपसे प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है कि बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा है, इसमें किस जीवाणु की उपस्थिति पाई जाती है, तो कौन सी, बेसिलस थ्यूरिजिनसिस, ठीक है, जीवाणु की उपस्थिति होती है। इस जीवाणु की उपस्थिति के कारण पौधों में क्या होता है, कीटनाशक पैदा करने की क्षमता का विकास होता है, ठीक है, जिससे हानिकारक कीटों से पौधों की सुरक्षा होती है, ठीक है। तो मतलब जब ये बात समझ लीजिए आप, अगर आपका कोई पौधा है, ठीक है, पौधा है और पौधा कौन सा है, प्राकृतिक पौधा है, ठीक है, और प्राकृतिक पौधा पे कीटनाशक छिड़काव करते हैं आप फसलों के टाइम पे, ठीक है, जैसे फसलें आपकी तैयार हो गई है तो उस पर क्या करते हैं आप, कीटनाशक का छिड़काव करते हैं, ताकि आपकी जो कीट पतंगे लगती है पौधे पर, वो कीट पतंगे मर जाए, ठीक है, और अपना पौधा सुरक्षित रहे। तो इसी प्रकार से ये एक ट्रांसजेनिक पौधा बनाया है और इस पौधे में क्षमता है कीटनाशक पैदा करने की, ठीक है, ये स्वयं ही क्या करता है, कीटनाशक पैदा करता है। और जब स्वयं ही कीटनाशक पैदा करता है तो इसको कीटनाशक का स्प्रे करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है इस पौधे को, ठीक है। तो ये स्वयं ही क्या करेगा, कीटनाशक जितने भी कीट आएंगे इसके पास में वो स्वतः ही मर जाएंगे, ठीक है।
और ये अपने आप की सुरक्षा कर लेगा किससे, कीटों से। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़िए आप। वायुदाब नापने का यंत्र किस नाम से जाना जाता है? देखो वायुदाब मापने का यंत्र है वो किस नाम से जाना जाता है, बेरोमीटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सिस्मोग्राफ किसके काम आता है, भूकंप मापने के लिए। हाइग्रोमीटर वायु की आर्द्रता। और थर्मामीटर किसके काम आता है भाई, थर्मामीटर काम आता है शरीर का ताप मापने के लिए। ठीक है, किसका मापने के लिए, शरीर का ताप मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसको एक थ्योरिकल समझना चाहे आप तो मैं आपको बताऊं, देखो इसमें कि देखो वायुदाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है और बैरोमीटर में वायु दाब मापने के लिए पारा नमक धातु का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसका प्रयोग किया जाता है, Hg, जिसका सूत्र है Hg। ठीक है, Hg का प्रयोग किया जाता है बैरोमीटर में पारे का गिरना। जैसे बैरोमीटर में अगर पारा गिर चुका है, डाउन हो चुका है, तो समझ लीजिए आंधी तूफान, ठीक है, आंधी तूफान युक्त मौसम का संकेत होता है। अगर बैरोमीटर में पारा नीचे गिर गया है तो समझ लीजिए आप कि आंधी तूफान आने वाला है। तथा थर्मामीटर मानव शरीर का ताप मापता है, सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापता है और हाइग्रोमीटर किसको मानता है, वायुमंडल की आर्द्रता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए आप। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा प्रथम साहित्यिक स्रोत है? तो दोस्तों प्रथम साहित्यिक स्रोत यानी पहला साहित्यिक स्रोत कौन सा है, तो ऋग्वेद ही है। ठीक है, ऋग्वेद सबसे पहला है और इसके बारे में देखो ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है और प्रथम ग्रंथ है। इस ग्रंथ में इंद्र को सर्वश्रेष्ठ देवता माना गया है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ देवता माना गया है। और चार वर्णी सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत, चार वर्णी। ठीक है, ये ध्यान रखना आप, चार वर्णी सिद्धांत सर्वप्रथम इसी पुस्तक के कौन से मंडल में, 10वें मंडल में। ठीक है, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में मिलता है ऋग्वेद में। नेक्स्ट बात करते हैं अपन तो 1028 सूक्त तथा 10 मंडल। ठीक है, 10 मंडल। ठीक है, वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? तो दोस्तों देखो ओजोन ऑक्सीजन, ये तो बिल्कुल नहीं है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन, यही बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये दोनों ही तो है। 78% तो क्या है, नाइट्रोजन। ठीक है, और 21% क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, 21% O2। ठीक है, तो यानी कि इन दोनों का ही तो हो गया ना, इन दोनों का 99% हो गया, बाकी बची कुछ दूसरी है। आगे चलते हैं अपन। वायुमंडलीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का उद्देश्य है। देखो वायुमंडलीय अध्ययन करना चाहते हैं आप और शैक्षणिक भ्रमण का उद्देश्य क्या है? देखो बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, तो ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता भाई। ठीक है, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, यही बिल्कुल सही ऑप्शन है, प्रत्यक्ष अनुभव। सामाजिकरण को बढ़ावा देना तो ये भी नहीं है और टीम भावना बढ़ाना ये भी नहीं है। तो छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव कराने के लिए तो आप शैक्षिक भ्रमण कराएंगे बच्चों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए आप। कार्य के रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? देखो दोस्तों कार्य के रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? देखो शुष्क मिट्टी की विशेषता, उसमें अधिक जल होना नहीं, पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता है, ये भी बिल्कुल नहीं। तो इससे तो कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि प्रकाश तो अपने आप ही मिलता रहेगा भाई, मिट्टी की वजह से थोड़ी नहीं मिलेगा। मिट्टी में लवण सार्धता अधिक होना, यही ऑप्शन बिल्कुल नंबर सी राइट है होगा। ठीक है, मिट्टी में लवण सार्धता अधिक होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िया। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा जानने के लिए। देखो ये तो नेगेटिव पॉइंट हो गया, तो बिल्कुल ही नहीं होगा। शिक्षार्थियों की प्रगति निरंतर न बनाए रखने के लिए, ये भी तो नेगेटिव पॉइंट हो गया। देखो मैं आपसे एक बात कहता आया हूँ, पहले भी कहा है मैंने और अभी भी कह रहा हूँ मैं आपसे, कि अगर साइकोलॉजी में आप साइकोलॉजी में या फिर शिक्षा मनोविज्ञान में, ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान में, और दूसरी बात पेडागोजी की जितनी भी कक्षाएं अटेंड करते हैं आप, वहाँ पर अगर आपको नेगेटिव इफेक्ट मिलता है तो वो तो आपको बिल्कुल ही हटा देना है, क्योंकि नेगेटिव तो साइकोलॉजी में जाना ही नहीं है आपको। ठीक है, आपको पॉजिटिव में जाना है। ठीक है, और तीसरे नंबर का ऑप्शन है निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है। और फोर्थ नंबर का ऑप्शन है परीक्षा प्रणाली को महत्व देने हेतु। तो दोस्तों देखो सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और कैसे होगा वो भी समझ लीजिए आप। देखो निरंतर बच्चों का मूल्यांकन होता रहेगा रोजाना। ठीक है, आज भी हुआ, कल भी हुआ, परसों भी हुआ। ठीक है, रोजाना निरंतर बच्चों का क्या होगा, मूल्यांकन होगा। तो उनमें, उन बच्चों में क्या है, उन शिक्षार्थियों में, शिक्षार्थी कह दो या बच्चे कह दो, तो उन शिक्षार्थियों में परीक्षा के लिए अनावश्यक है, परीक्षा के प्रति उनका जो डर होगा, उनके मन में डर होगा ना, वो डर बिल्कुल भी नहीं होगा। और जब डर नहीं होगा तो उसको मिटाने के लिए तो सतत व्यापक मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है,
और कभी कभी परीक्षाएं करवाएंगे, जैसे कितने महीने में, 6 माह में एक बार करवाएंगे, 1 साल में एक बार करवाएंगे। तो बच्चों में क्या है, डर रहेगा कि यार मेरी परीक्षा आ गई है, मुझे पढ़ना चाहिए, तो वो डर के मारे आधे पेपर को तो ऐसे ही ख़त्म कर देगा वो, ठीक है। तो वो डर जाएगा। तो उस डर को मिटाने के लिए क्या क्या चलाया गया, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन चलाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं, तो देखो बीज प्रकरणन के द्वारा, परपरागण के द्वारा, रोग फैलाकर और चुनकर चरना। देखो दोस्तों सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, चुनकर चरना। चरने वाले पशु क्या होते हैं कि घास चरने वाले पशु वनस्पति को समान रूप से नहीं चरते हैं, कुछ ही वनस्पतियाँ अधिक खाते हैं वो, ठीक है। उसको जो उनको जो स्वादिष्ट लगती है उसी को ज़्यादा खाते हैं, जिससे वनस्पतियाँ धीरे धीरे क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, ठीक है। धीरे धीरे क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तथा उनके स्थान पर क्या होता है, अन्य वनस्पतियाँ उग जाती है, ठीक है। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि हमारे चैनल पे आप पहले भी वीडियो देखते आए हैं और अभी भी वीडियो देख रहे हैं। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाने का प्रयास करता हूं, लेकिन एक्चुअल में मैं आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करता हूं इस बात को कि दोस्तों देखो मेरे पास में टाइम का अभाव है, दूसरी बात थोड़ी सुविधाएं कम है दोस्तों मेरे पास में, इसलिए मैं वीडियो बनाने में थोड़ा दिक्कत महसूस करता हूं। देखो मेरे पास में फैसिलिटीज़ नहीं है। देखो बहुत से यूट्यूब चैनल वाले ऐसे हैं जिनके पास में पर्याप्त फैसिलिटीज़ हैं, प्रॉपर रूम है, प्रॉपर व्यवस्थाएं हैं, प्रॉपर सब काम है उनके पास में, लेकिन मेरे पास में क्या कुछ सुविधाओं का अभाव है और मैं आप लोगों के पास में वो शेयर नहीं कर सकता दोस्तों। इसलिए देखो मेरे पास सुविधाएं नहीं है, लेकिन आप लोगों का सहयोग रहा और आप लोगों ने मेरे को सहयोग किया, तो दोस्तों मैं आप लोगों के साथ वो वीडियो बना के दूंगा और वो प्रेजेंटेशन करके दूंगा जो आप भी मुझे मिस करेंगे दोस्तों। तो प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट इतना सा है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इतना शेयर कर दीजिए लोगों तक कि हर व्यक्ति तक मेरा चैनल पहुंच सके और मैं उनके लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट करने का प्रयास करूं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है, तो दोस्तों स्वस्थ अस्थियों के लिए पोटेशियम एवं विटामिन के नहीं, कैल्शियम एवं विटामिन ई नहीं, कैल्शियम एवं विटामिन सी नहीं। देखो कैल्शियम अस्थियों के लिए, अस्थि मतलब होता है हड्डी, ठीक है दोस्तों। तो हड्डी के लिए आपको पता है कि विटामिन डी, अगर आप विटामिन डी किससे मिलता है आपको, सूर्य की रोशनी से, ठीक है। तो सूर्य की रोशनी में आप खड़े होते हैं तो उससे आपको विटामिन डी मिलता है और विटामिन डी और कैल्शियम दोनों किसके लिए, अस्थियों के लिए आवश्यक है, स्वस्थ रखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए आप। और हाँ एक और बात सुन लीजिए, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल, ठीक है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल, ठीक है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, देखो भारत की बात चल रही है दोस्तों, ठीक है। भारत की बात चल रही है तो भारत में सबसे ऊंची चोटी है K2, ठीक है। माउंट K2 सबसे ऊंची चोटी है और माउंट एवरेस्ट है वो कहाँ पर है, नेपाल में है दोस्तों, ठीक है। कहाँ पर है ये, नेपाल में है माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, ठीक है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी की बात करें अपन तो माउंट एवरेस्ट, ठीक है। और माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी होने के नाते मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि अभी फ़िलहाल 3-4 दिन पहले की बात है, चीन और नेपाल दो देशों ने मिलकर माउंट एवरेस्ट की क्या है, ऊंचाई को मापने का प्रयास किया है, ऊंचाई को मापा है, ठीक है। किसको, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को मापा है। और इसकी ऊंचाई जो वर्तमान में है वो देखो, आपको अगर मान लो इसकी ऊंचाई एग्जैक्ट पूछी जाती है तो इसकी ऊंचाई हो गई 8,848.86 मीटर, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में अगर आपको 8,848 भी मिले तो वो भी सही है, और कभी कभी ऐसा होता है कि 8,048 नहीं देता है और 0.86 भी पीछे दे देता है, तो आपको ये लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए आप। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है, देखो विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण में समाजशास्त्री सिद्धांत पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर और शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। देखो प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि, देखो प्राथमिक स्तर पर आप बच्चों को यानी कि 1 से 5 तक बच्चों को खेल विधि से शिक्षण करवा रहे हैं, तो ये किस सिद्धांत पर आधारित है, विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। तो इस पर तो मनोवैज्ञानिक पे तो हो ही नहीं सकता भाई, उनको इतना विश्लेषण करने का ज्ञान ही नहीं है बच्चों को। शिक्षण में समाजशास्त्री, देखो सामाजिकता को बच्चा क्या समझेगा, देखो आपको इस तरह से बारीकी से समझना है, एक एक क्वेश्चन को समझना है आपको, ठीक है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, तो शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम इस पर भी नहीं है, ठीक है। शिक्षण विधि के सिद्धांत पर,
ठीक है, शिक्षण विधि के सिद्धांत, यानी कि 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, थ्योरी देख लीजिए आप। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि शिक्षण सिद्धांत पर आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों को स्वाभाविक रूप से उनकी रुचि के अनुसार शिक्षा देना, यानी कि बच्चों की क्या रुचि है, बच्चों की रुचि के अनुसार उनको शिक्षा देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम है। दोस्तों देखो, वायुमंडल की सबसे निचली परत की बात करें तो देखो बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल। ठीक है, वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। और वायुमंडल की सबसे निचली परत जो क्षोभ मंडल है उसकी देखो ध्रुवों पर ऊंचाई कितनी, 8 किलोमीटर। ठीक है, और विषुवत रेखा की बात करें अपन तो विषुवत रेखा पर कितनी, 18 किलोमीटर। ठीक है, और नेक्स्ट फैक्ट अपन बात करें तो मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है, आंधी, तूफान, मेघ गर्जन आदि, जितनी भी प्रकार की आंधी, तूफान, मेघ गर्जन वगैरह जितनी भी प्रकार की मौसम संबंधी घटनाएं होती है वो कहाँ होती है, क्षोभ मंडल में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है। तो विटामिन सी की कमी से देखो स्कर्वी, बिल्कुल पहला ही ऑप्शन सही है, रतौंधी, बेरी, थकान। तो दोस्तों देखो विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी होता है, सेस विटामिन सी और सेस स्कर्वी। ठीक है, स्कर्वी। ठीक है, और स्कर्वी रोग किससे होता है, विटामिन सी की कमी से। और इस रोग में होता क्या है, देखो इस रोग में मसूड़ों में क्या होता है, खून आने लगता है। ठीक है, मसूड़ों में क्या आने लगता है, खून आने लगता है तथा जख्म जल्दी नहीं बढ़ते हैं। अगर आपको चोट लग जाती है तो आपका जख्म क्या होते हैं, जल्दी नहीं बढ़ते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक नाम की बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, क्या नाम है, एस्कॉर्बिक एसिड है। ये खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, खट्टे पदार्थों में, जैसे आंवला, नींबू, संतरा वगैरह। ठीक है, जितने भी प्रकार के खट्टे पदार्थ हैं उनमें ये पाया जाता है। ठीक है, हवा में ऑक्सीजन की उपस्थिति का प्रतिशत लगभग है। तो दोस्तों हवा में ऑक्सीजन की प्रतिशत की बात करें तो 21%। ठीक है, और नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन N2 78%। ठीक है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की बात करें तो 0.003%। ठीक है, और अन्य गैसें हैं 0.097%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, परम तापक्रम पैमाना कौन सा है। तो दोस्तों परम तापक्रम जो पैमाना है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और इनमें से सभी, तो केल्विन है वो परम तापक्रम पैमाना है। ठीक है, और लॉर्ड केल्विन, ठीक है, लॉर्ड केल्विन ने सन 1852 में, ठीक है 1852 में परम तापक्रम पैमाना, जिसको केल्विन पैमाने के नाम से जाना जाता है, का प्रचलन किया। इसमें हिमांक 273 के तथा क्वथनांक 373 होता है। इनके बीच की दूरी 100 बराबर भागों में बांटी जाती है। कितने भागों में, देखो जैसे ये पूरा है तो ऐसे 100 बराबर भागों में बांट दी जाती है। ठीक है, और प्रत्येक भाग को 1 केल्विन कहते हैं, प्रत्येक भाग को 1 केल्विन कहते हैं। और केल्विन पैमाने पर मापे गए ताप को परमताप पैमाना, परमताप भी कहते हैं। अतः इस पैमाने को परमताप पैमाना भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए आप। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। देखो प्रकाश संश्लेषण किस में होता है दोस्तों, सभी पौधों द्वारा, सभी जंतुओं एवं पौधों द्वारा, तो ये तो बिल्कुल ऑप्शन गलत है। सभी हरे पौधों द्वारा, वायरसों द्वारा, देखो दोस्तों हरे पौधों द्वारा, इन्हें सभी हरे पौधों द्वारा, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो यानी कि सभी पौधों द्वारा, ये तो ऑप्शन एक तो बिल्कुल गलत है भाई। देखो इसमें ए ही दे रखा है, आप समझिए, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। देखो दोस्तों सभी पौधों के द्वारा नहीं होता है, सभी हरे पौधों के द्वारा संपादित होता है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसमें, ए नंबर का ऑप्शन सही नहीं होगा। क्योंकि अगर कोई पौधा अगर हरा नहीं है तो वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सभी हरे पादपों में होती है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए आप, इसका ऑप्शन क्या, इसकी थ्योरी देख लीजिए आप। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसों को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। ये बात सही है। देखो ऑक्सीजन तो क्या करते हैं, छोड़ते हैं, और CO2 क्या करते हैं, वो लेते हैं, करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सभी हरे पौधों में होती है। किस में होती है, सभी हरे पौधों में होती है। देख लीजिए भले से आप। ठीक है, तो इसमें आप सी नंबर का ऑप्शन राइट मानेंगे आप, ए नंबर का ऑप्शन राइट नहीं मानेंगे आप। ठीक है, हाँ ये जरूर है कि हरे पौधों का ऑप्शन ना हो, केवल हो कि सभी पौधों द्वारा, तब आपको राइट लगाना है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना है, थोड़ा बारीकी से समझना है आपको क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, मुझे टिक क्या मारना है। ठीक है, आगे बढ़िए आप।
ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है दोस्तों? डेसिबल में मापा जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ डेसिमल भी दे रखा है यहाँ, तो इस पे ध्यान नहीं देंगे आप, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे आप। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण की माप डेसिबल में की जाती है और 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि यह शोर मानव स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के लिए हानिकारक है? तो दोस्तों पर्यावरण के लिए हानिकारक कपड़ा, ये तो बिल्कुल नहीं है। धातु, ये भी नहीं है। कागज़, ये भी नहीं है। प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक है। ठीक है, तो प्लास्टिक से क्या होता है? मृदा प्रदूषण में वृद्धि होती है, सॉइल पॉल्यूशन। ठीक है, सॉइल पॉल्यूशन में वृद्धि होती है। प्लास्टिक बहुत लंबे समय तक पृथ्वी में क्या होता है? पड़े रहते हैं और गलते नहीं हैं, इनका अपघटन नहीं होता है, अतः प्लास्टिक पर्यावरण के अनुकूल नहीं होगा। ठीक है, तो यही क्या है? पर्यावरण के लिए हानिकारक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए आप। 26 नंबर का क्वेश्चन है, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है। देखो सल्फर मिश्रित गैस की बात चल रही है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, H2S। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, वो वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए आप। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। देखो मछलियों के द्वारा तो वायु प्रदूषण कम हो ही नहीं सकता, सूर्य प्रकाश के द्वारा, वृक्षों द्वारा, जंतुओं द्वारा। देखो वायु प्रदूषण कम करना है आपको तो वृक्षों के द्वारा ही कर सकते हैं आप। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। थ्योरी देख लीजिए आप, एयर पोल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण रोकने का सबसे बेहतर उपाय है वृक्षारोपण करना। इससे वायुमंडल में उपस्थित हानिकारक गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण पौधे कर लेते हैं तथा वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस मुक्त हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए आप। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस सबको पता है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और किसके द्वारा कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, और कब से मनाना प्रारंभ हुआ है? 1972 से। पर्यावरण मुद्दे पर प्रथम वैश्विक सम्मेलन कहाँ हुआ? स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड यूरोपियन कंट्री है ये। ठीक है, स्कॉटलैंड में आयोजित किया गया है। ठीक है, और ये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए आप। सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ओजोन परत। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से कौन रक्षा करता है भाई? ओजोन परत रक्षा करती है। ठीक है, थ्योरी देख लीजिए आप। पृथ्वी के ऊपर स्थित समताप मंडल में ऑक्सीजन O2 अणुओं से निर्मित, ठीक है, ऑक्सीजन के O2 अणुओं से निर्मित O3 पाई जाती है। ठीक है, O3 की एक परत पाई जाती है। सूर्य से विकिरित तीव्र ऊर्जा के पराबैंगनी विकिरणों का अधिकांश भाग वायुमंडल की ऊपरी परत में अवशोषित हो जाता है। इस क्रिया में O2 के अणु पराबैंगनी किरणों से ऊर्जा लेकर O3 में परिवर्तित हो जाते हैं। किसमें? O3 में परिवर्तित हो जाते हैं। और ओजोन मंडल या ओजोन परत सूर्य से आने वाली किरणों से पृथ्वी को आने से रोकती है। ठीक है, पृथ्वी पर आने से रोकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए आप। किसी जगह के फ्लोरा तथा फौना सूचित करता है। फ्लोरा और फौना क्या होता है? पेड़ पौधे एवं जंतुओं को, मछली एवं पेड़ पौधों को, जंतु एवं मछलियों को, पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। देखो फ्लोरा और फौना किसको संकेतित करते हैं? ये करते हैं ए नंबर का ऑप्शन, पेड़ पौधे तथा जंतुओं को। पेड़ पौधे एवं जंतुओं को किसी जगह के फ्लोरा तथा फौना सूचित करता है, पेड़ पौधे तथा जंतुओं को। ठीक है, सूचित करता है। ठीक है, तो ये टॉप मोस्ट क्वेश्चन थे। ऐसे ही क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए फिर लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और मेरा रिक्वेस्ट, मैंने आपको मेरी आप बीती बता दी। मेरे पास में फैसिलिटीज़ इतनी नहीं है दोस्तों कि मैं पर्याप्त वीडियो बना सकूं। मुझे जैसे ही चांस मिलता है मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना देता हूं और मैं बनाऊंगा आप लोगों के लिए। लेकिन आप थोड़ा सा मेरी फैसिलिटीज़ के लिए मुझे सुविधाएँ चाहिए और उस सुविधाओं में आपका सहयोग। सिर्फ मुझे एक सब्सक्राइब्स और एक लाइक की ज़रूरत है और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए आप। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।